Hello, good morning students. Let us today continue with the first lesson of history, class 9th, the French Revolution. And in the previous lecture, we studied that French Revolution started with an incident called the Fall of Bastille, in which a large number of people gathered at the town hall and they attacked the fortress prison Bastille. एंड द डेज दैट फॉलोड, उसके बाद के दिनों में सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड कंट्री साइड. राइटिंग होता है दंगे होना. देर वर राइट्स इन पेरिस एंड विलेज एरिया. कंट्री साइड मीन्स विलेज एरिया. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई रेट ऑफ ब्रेड. रोटी की कीमत बहुत ज़्यादा थी. एंड दिस इंसिडेंट ऑफ बेस्टाइल वॉज द बिगिनिंग ऑफ द चेन ऑफ इवेंट्स. उसके बाद बहुत सी घटनाएं एक चेन में हुई that led to the execution of king and queen of France, जिसके कारण फ्रांस के किंग और क्वीन को एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी दे दी गई. हाउ एंड वाई दिस हैपन्ड, ये सब फ्रांस में क्यों हुआ? एंड दिस वॉज बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी एट दैट टाइम. और उसको जानने के लिए हम फ्रेंच सोसाइटी को स्टडी करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन से कुछ साल पहले से. As you know, French Revolution took place in 1789 and we are starting with 1774, the French society during the late 18th century. In 1774, Louis XVI from Bourbon family, Bourbon परिवार से थे Louis XVI. यहाँ 16th इसलिए है क्योंकि फ्रांस में एक परंपरा थी कि पिता के नाम पे ही पुत्र का नाम रखा जाता था और उनमें डिफरेंस किया जाता था लुइस 1, 2, लुइस 3, लुइस 4 करके. तो लुइस 16 जो थे बॉर्बन फैमिली के, वो 20 ईयर्स की एज में राजा बने फ्रांस के. एंड ही वॉज मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेटे. बट व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन, जब वो गद्दी पर बैठा, ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर, खजाना खाली था. बिकॉज लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द वेल्थ ऑफ फ्रांस. लंबे समय से युद्ध लड़ रहा था फ्रांस, जिसके कारण उसका खजाना खाली हो गया था. एंड ऑल्सो देर वॉज एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट ऑफ पैलेस ऑफ वर्सेल्स. वर्सेल्स जगह पर जो महल था राजा का, वो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट था, उसमें खर्चा बहुत होता था. एंड फ्रांस ऑल्सो हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, विच वॉज अ कॉमन एनिमी ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस. एंड दिस war added 1 बिलियन लीवर ऑफ डेब्ट. कर्जा जो है 1 बिलियन लीवर और बढ़ गया था. लीवर एट द टाइम वॉज द करेंसी ऑफ फ्रांस एंड द टोटल डेब्ट वॉज 2 बिलियन लीवर. एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ बजट हैड टू बी पेड एज इंटरेस्ट. इस 2 बिलियन लीवर का इंटरेस्ट जो है उसको पे करने में फ्रांस का बहुत सा बजट जो है वो खर्च हो जाता था. एंड इंटरेस्ट रेट वॉज 10% ऑन 2 billion. And that's why king was forced to increase taxes. मजबूरी में उसको टैक्स इंक्रीज करना पड़ा. बट दिस वॉज नॉट सफिशियंट. इससे भी काम नहीं चला. बिकॉज एट दैट टाइम फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 estates. 3 पार्ट्स में, 3 ग्रुप में डिवाइडेड थी. एंड ओनली थर्ड एस्टेट पे टैक्सेस. सिर्फ थर्ड एस्टेट जो है वो टैक्स पे करती थी, बाकी फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट टैक्स पे नहीं करती थी. सो फ्रेंच सोसाइटी के बारे में आगे हम और जानेंगे. एंड वी विल नो द रीजन बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. दिस इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. लेट अस टुडे कंटिन्यू विद द लेसन 1 ऑफ हिस्ट्री, द फ्रेंच रेवोल्यूशन. एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी लर्नड दैट King Louis XVI ascended the throne of France and he found an empty treasury. उसको खाली खजाना मिला. That's why he decided to increase taxes. And at that time, as you know, French society was divided into 3 estates and only third estate used to pay taxes. Now let us learn something more about this division of estates. दिस सिस्टम ऑफ एस्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम. जमींदारी सिस्टम का पार्ट था ये एस्टेट्स का डिवीजन, जिसमें ज़मीन का मालिक कौन होगा डिसाइड होता था. जमींदारी प्रथा इसको बोल सकते हैं. एंड दिस सिस्टम वॉज कंटिन्यू फ्रॉम द मिडल एजेस. मध्य युग से, प्राचीन समय से ये कंटिन्यू था.
And the term old regime was used for the society and institutions of France before 1789. As you know, French Revolution took place in 1789, and the society and the institutions that managed the country were called ओल्ड रिजाइम। 1789 से पहले जो भी सिस्टम था सोसाइटी का और इंस्टीट्यूशन का फ्रांस में, उसको ओल्ड रिजाइम, पुराना साम्राज्य कहा जाता है। एंड इन दैट ओल्ड रिजाइम 90% पॉपुलेशन वाज ऑफ पीजेंट्स, किसानों जो है वो 90% थी, एंड मोस्ट ऑफ देम वर लैंडलेस। They did not own the land which they cultivated, because 60% of land was owned by nobles, high class people। nobility में किंग, उसके रिलेटिव्स और हाई क्लास पीपल जो है वो आते हैं। द चर्च जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में गुरुद्वारे होते हैं, गुरुद्वारों के पास बहुत सी ज़मीनें होती हैं, सेम वे चर्च यूज टू ओन लैंड इन फ्रांस एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट। इन सब के पास 60% लैंड थी। एंड द फर्स्ट टू एस्टेट्स दैट वर क्लर्जी एंड नोबिलिटी। क्लर्जी मीन्स द पीपल हु आर रिलेटेड टू चर्च से जुड़े हुए लोग, उसको क्लर्जी बोलते हैं। एंड नोबिलिटी, हाई क्लास पीपल, राजा के परिवार के लोग और हाई क्लास जो पीपल थे। दे एंजॉयड प्रिविलेजेस बाय बर्थ। उनको जन्म से ही विशेष अधिकार मिले हुए थे, प्रिविलेजेस मिली हुई थी। एंड दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट मतलब राज्य, देश, उनको टैक्स देने के लिए छूट मिली हुई थी, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। एंड नोबल्स ऑल्सो एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। उनको जमींदारी के विशेष अधिकार मिले हुए थे। एंड दे यूज टू कलेक्ट फ्यूडल ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट्स। किसानों से वो टैक्स लेते थे। एंड पीजेंट्स वर ओब्लाइज टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। अपने मालिक को की सेवा करने के लिए वो मजबूर थे, ओब्लाइज थे। और they had to work in his house, in the house of the nobles and in the fields of the nobles. They had to serve in the army of the nobles or to participate in building of roads, and whenever required they used to render labor for the lord. So that was the discussion about the system of estates in France, and in the next lecture we will learn something more about this division of estates. Till then, thank you and have a nice day. Hello, good morning students. Let us today continue the first lesson of history, the French Revolution. And as we have studied that French society was divided into estates, and the third estate alone had to pay taxes. And there was another institution called the church which extracted tax from the peasants. And this tax was called tithes. And all the members of the third estate also had to pay a direct tax to the state, country, देश को देना पड़ता था, and that tax was called taille. And along with this, a number of other indirect taxes that were levied on articles. Levied means imposed, जो लगाए जाते थे सामान पर, like salt and tobacco. The burden of financing activities of the state was borne by the third estate alone. Borne होता वहन करना, बर्दाश्त करना। और जो बोझ था देश की एक्टिविटीज़ को में पैसा देने का, उनको फाइनेंस करने का, वो सारा बोझ जो है थर्ड एस्टेट अकेली जो है उसको बॉर्न करती थी, वहन करती थी, वो खर्चा उठाती थी। एंड दैट्स वाई देयर वाज अ स्ट्रगल टू सर्वाइव फॉर द पीपल ऑफ द थर्ड एस्टेट, because the population of France in 1715 was 23 million and it rose to 28 million in 1789, and that's why there was shortage of food grains and production could not keep pace with demand. Demand of food grains was increased and production did not increase that much. That's why there was shortage of food grains. And workers who were employed in workshops, they used to get fixed wages by their owners, but their wages did not keep pace with rising prices. वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई और उनकी जो तनख्वाह थी, जो मजदूरी थी, वो उतनी नहीं बढ़ी. That's why the workers were also facing the crisis of survival. वो भी जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे.
and the gap between the rich and the poor increased and things became even worse. स्थिति और भी बुरी हो जाती थी ड्यूरिंग ड्रॉट और हेल, सूखा पड़ जाता या ओलावृष्टि हो जाती जिसमें फसल डिस्ट्रॉय हो जाती थी एंड ऑल दीज थिंग्स लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस, गुजारे का संकट पैदा हो गया एंड दीज ड्रॉट्स एंड हेल्स occurred frequently during the old regime. Old regime means France before the revolution of 1789. So this was the condition of French people before the French Revolution, and in the next lecture we will study about the imaginations of the about the France of middle class people. मिडिल क्लास के लोग फ्रांस को कैसा बनाना चाहते थे, वो क्या कल्पना करते थे, क्या उनकी सोच थी, वो हम पढ़ेंगे कल. और रिमेंबर, I also want to tell you one thing, that this is the world history that you are studying in 9th class, and all of you are not used to study world history. दूसरे देशों के बारे में आपको कम पता है. दैट्स वाई यू ऑल नीड टू गो थ्रू द चैप्टर वेरी केयरफुली. आप घर पे बैठ के चैप्टर पढ़ें और लेक्चर ध्यान से समझें. एंड इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द कंटेंट, यू बेटर कॉल मी एनी टाइम. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. Let us today continue our first lesson of history, class 9th. And as you know, French society was divided into 3 estates, and only 3rd estate had to pay taxes. And now there was a growing middle class envisages an end to privileges. Middle class that was mainly constituted by people of 3rd estate. They envisages means a desired possibility in future के लिए वो क्या चाहते थे, that system of privileges should be ended, वो ख़त्म होना चाहिए. and in the past also peasants and workers, किसान और जो वर्कर थे, they had revolted against increasing taxes. रिवोल्ट उन्होंने किया था, but they lacked means and programs, but they did not have proper means and resources to carry out this program. And now this was left to those people of the 3rd estate who were prosperous, who were rich, educated and had new ideas. This responsibility of जो विरोध करना है सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस का, वो अब 3rd estate के रिच लोगों की जिम्मेदारी मानी गई. एंड देयर वॉज एमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास जो थी, जो एमर्ज हो रही थी, डेवलप हो रही थी, दैट वाज ड्यू टू ओवरसीज ट्रेड, विदेशों से व्यापार करके, एंड बाय मैन्युफैक्चरिंग गुड्स दैट वाज यूज्ड बाय रिच पीपल जिस सामान को यूज़ करते थे वो प्रोड्यूस करके वो रिच हो गए थे. एंड इन दिस मिडिल क्लास along with traders, manufacturers, there were lawyers and administrative officials. And these educated people believed that system of privileges in France should be ended, and the value of people, quality of people should be decided on the basis of merit. उनके गुणों के आधार पर उनकी जो है क्वालिटी वो डिसाइड हो, ना कि जन्म से ही उनको विशेष अधिकार दे दिए जाएं. And this system was supported by some of the philosophers like John Locke in his book Two Treatises of Government. John Locke refute the claim of monarch of his absolute right. जो राजा है उसका संपूर्ण अधिकार नहीं होगा. And this monarch should also be restricted through constitution के अंडर रहकर इसको काम करना चाहिए. And another philosopher, Montesquieu, suggested that government should be divided into legislative, executive and judiciary. And this system was followed by USA when they got independence from Britain. और ब्रिटेन से जो 13 कॉलोनी थी यूएसए की, जिसको आज़ाद कराने में फ्रांस ने भी हेल्प की थी, आज़ाद होने के बाद ये सिस्टम जो है उन्होंने अडॉप्ट किया था. एंड all these ideas of philosophers were discussed in coffee houses, salons, and these ideas were spread to the masses, जनता में पहुंचाए गए through books and newspapers. And when
people of third estate heard the news that Louis XVI is going to impose further taxes, और भी टैक्स वो बढ़ाने वाला है. This angered them, इससे थर्ड estate के लोग नाराज हो गए, and they decided to protest against this system of privileges. और ये स्टोरी हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड. टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. Hello, good morning students. Let us continue with lesson 1 of history, the French Revolution. And today we will learn how the revolution started, the outbreak of a revolution. Outbreak means the sudden beginning of any event. And as you know, Louis XVI had to increase taxes. The reasons behind that we have already learned in the previous lectures, why King Louis XVI had to increase taxes. And in France of the old regime means France before the French Revolution, the taxes were increased by conducting a meeting of estate generals. Estate generals was a body of representatives of each state. हर estate के कुछ representative होते थे, उनकी body को, उनके group को estate generals कहा जाता था. And on 5th May 1789 a meeting of the estate generals was called by the king at the palace of Versailles. Versailles के महल में उनकी मीटिंग बुलाई गई, महल में. And there were 300 representatives from first and second estate each. दोनों estate से 300 मेंबर जो है आए थे. And there were 600 members of the third estate. Among them there were prosperous and educated members of the third estate. But the peasants, artisans and women were denied entry. किसानों को, कारीगरों को, women को इस मीटिंग में एंट्री नहीं मिली थी. But these members, 600 members of third estate had brought 40,000 letters of peasant, artisans and women in which they had described their grievances, जिसमें उन्होंने अपने दुख, अपने पीड़ा का वर्णन किया था. तो ये 40,000 लेटर जो है राजा के लिए 600 मेंबर लेके आए थे. And the system of voting at that time in France was that each estate had one vote. हर estate के पास एक वोट होती थी. फर्स्ट estate की एक वोट, सेकंड estate की एक वोट और थर्ड estate की एक वोट. और इस सिस्टम में ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड estate का डिसीजन जो है वो माना जाता था. उनके पास 2 वोट हो जाती थी, थर्ड estate का एक वोट रह जाता था. And this time people of third estate demanded that the voting should be conducted for assembly as a whole. पूरी assembly की voting हो, in which every member had one vote. 300 वोट फर्स्ट estate के, 300 वोट सेकेंड estate के and 600 वोट थर्ड estate के. But king rejected the proposal. इस प्रस्ताव को किंग ने मना कर दिया. And people of third estate walked out from the meeting hall. जो पैलेस ऑफ वर्सेल्स में था वहाँ से निकल गए. And they gathered at a tennis court in Versailles on 20th June and decided not to disperse. अलग नहीं होंगे till they had drafted a constitution for France and limit the powers of the monarch. राजा की पावर्स पे लिमिट नहीं लगा दें और नया कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले तब तक वो अलग नहीं होंगे. And these members of third estate were led by Mirabeau and Abessias. Mirabeau और Abessias इनके लीडर थे. Although both of them were not the members of third estate, ये first और second estate के member थे, but they supported people of third estate because they believed that system of taxes in France was not fair. वो सही नहीं था. And what happened after that we will study in the next video. Thank you and have a nice day.